बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था FSRM वगैरह, ठीक है। हम अपने फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर हम अपने फाइल सर्वर को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट उसके सिनेरियोज़ को हमने देखा था। आज हमने पढ़ना है DFS। सिस्टम थोड़ा सा स्लो चलेगा अभी, लेकिन थोड़ी देर तक ठीक हो जाएगा। DFS स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम से क्या मुराद है? मेरे पास एक सिनेरियो है यहाँ पे, इस पे ज़रा थोड़ा सा गौर करें आप। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डोमेन है, syscom.com इसका नाम है डोमेन का नाम क्या है जी? syscom.com, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास एक डोमेन कंट्रोलर है, एक मेरे पास फाइल सर्वर है जिसका नाम है FS1, एक दूसरा फाइल सर्वर है जिसका नाम है FS2 और एक तीसरा फाइल सर्वर है जिसका नाम है FS3। लेट्स सपोज मैंने तीनों सर्वर्स के ऊपर एक एक फोल्डर शेयर किया हुआ है। एक फोल्डर data1 के नाम का मैंने शेयर किया हुआ है जो है FS1 के ऊपर, एक फोल्डर मैंने data2 के नाम का शेयर किया हुआ है जो है FS2 के ऊपर, एक फोल्डर मैंने FS3 के ऊपर शेयर किया हुआ है जिसका नाम है data3, ठीक है। अब क्लाइंट ने अगर इस डाटा के फोल्डर को एक्सेस करना है, data1 को एक्सेस करना है, तो क्लाइंट क्या लिखेगा? $FS1 ऐसे ही होगा। इसी तरह उसने अगर एक्सेस करना है FS2 को $FS2 और अगर उसने data3 को एक्सेस करना है तो वो लिखेगा $FS3 ऐसे ही होगा ना। तो ये यूजर के लिए कन्वीनियंट तो नहीं है। मतलब अगर आपके 3-4 सर्वर लगे हुए हैं जिनके ऊपर आपने फोल्डर रख के शेयर किए हुए हैं, तो यूजर को एक एक सर्वर का नाम याद करना पड़ेगा या उसका IP यूजर को याद करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं है यूजर के लिए। तो आप इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए आप DFS कॉन्फ़िगर करते हैं। DFS के केस में होगा क्या? देखें, यहाँ पे आपके पास FS1 है। लेट्स सपोज इसके ऊपर आप DFS इंस्टॉल कर देते हैं, इसके ऊपर आप DFS नेम स्पेस इंस्टॉल कर देते हैं। DFS के अंदर बनता है एक नेम स्पेस। नेम स्पेस बेसिकली किस तरह होता है? $syscom.com आगे जो आप नेम स्पेस कॉन्फ़िगर कर देंगे, अब यूजर क्या करेगा? यूजर कॉल करेगा $syscom.com। आपने क्या किया होगा अपने नेम स्पेस के अंदर? आपने अपने इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी फाइल सर्वर के अंदर आपने फोल्डर शेयर किए होंगे, आप उन सारे फोल्डर्स को उस नेम स्पेस की तरफ रीडायरेक्ट करवा देंगे। आप कॉन्फ़िगर करेंगे, अगर लेट्स सपोज आपने नेम स्पेस कॉन्फ़िगर किया FS1 के ऊपर, तो आप उस नेम स्पेस के अंदर data2 और data3 को रीडायरेक्ट करवा देंगे। यूजर जब यहां से कॉल करेगा ना $syscom.com /namespace, तो उसको तीनों फोल्डर्स मिल जाएंगे जो डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर पड़े हुए हैं। कॉन्सेप्ट समझ आया DFS का? तो यूजर नेम स्पेस को कॉल करेगा, नेम स्पेस के पीछे आपने क्या किया होगा? आपने डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर पड़े हुए डिफरेंट फोल्डर्स को रीडायरेक्ट किया होगा नेम स्पेस की तरफ। यूजर नेम स्पेस को कॉल करेगा, यूजर को तीनों फोल्डर जो डिफरेंट सर्वर्स पे पड़े हुए हैं वो उससे एक्सेस हो जाएंगे। क्लियर होती है बात? आते हैं, मैं यहां पे आता हूं जी। सबसे पहले तो मैं यहां पे DFS को इंस्टॉल करता हूं। DFS बेसिकली आपका जो सर्वर 2012 का रोल है, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, उसका एक एडिशनल फीचर है। मैं नेक्स्ट करता हूं इसको। नेक्स्ट, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज। फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज को एक्सपेंड करें, उसके अंदर आएगा फाइल एंड iSCSI सर्विसेज। फाइल एंड iSCSI सर्विसेज को एक्सपेंड करें, उसके अंदर आपका आ जाएगा जी DFS नेम स्पेस। फीचर ऐड करवाएं और नेक्स्ट करें, नेक्स्ट और इंस्टॉल। ये इंस्टॉलेशन पे थोड़ा सा टाइम लेगा। मैंने यहाँ पे दूसरी एक और मशीन इंस्टॉलेशन पे लगाई हुई है जिसके ऊपर हम अपना एक फोल्डर रख के शेयर करेंगे। ये आ जाती है वापस। इसको पहले हम डोमेन ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है, और इसका नाम हम रख देंगे system1। हमारे पास अभी जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है, डोमेन कंट्रोलर का नाम है system1,
ठीक है, इसका हम नाम रख देंगे सिस्टम 2। अब लेट्स सपोज मैं सिस्टम 1 के ऊपर कोई फोल्डर रख के शेयर करता हूं, तो यूजर क्या करेगा, डबल बैकस्लैश सिस्टम 1 बैकस्लैश आगे जो भी नेम स्पेस आप कॉन्फ़िगर कर देंगे। जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं तब तक वीडियो को जरा पॉज कर देता हूं। अच्छा जी ये हमारे पास हमारा DFS इंस्टॉल हो गया इस सर्वर के ऊपर, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूं, क्लोज पे क्लिक किया, टूल्स में आता हूं, टूल्स में ये मेरे पास लिखा हुआ है DFS मैनेजमेंट, ठीक है। DFS को कॉन्फ़िगर करने से पहले एक काम हमें और करना है, हमने अपने इस सर्वर को डोमेन ज्वाइन करवानी है, ठीक है। ये अभी फ्रेश इंस्टॉलेशन है। मैं यहाँ पे लोकल सर्वर पे आता हूँ, कंप्यूटर नेम यहाँ पे क्लिक करता हूँ, चेंज, इसका मैं नाम रख देता हूँ लेट्स सपोज सिस्टम 2, और डोमेन क्या है जी हमारी syscom.com। मैं इसको ओके करता हूँ। आई होप कि एरर आएगा, ठीक है। एरर बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको अपने नेटवर्क स्कीम में से आईपी नहीं दिया हुआ। अगर आप डिटेल्स में आते हैं इसको देखें, 169 वाला आईपी है इसके पास एक, ठीक है। इसको हम चेंज करते हैं। मैं प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, TCP IP वर्जन 4 192.168। डोमेन कंट्रोलर का आईपी क्या है जी, वेरीफाई कर लेते हैं। CMD में आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ IP कॉन्फ़िग 10.1 है, ठीक है। और इसी तरह क्लाइंट का भी देख लेते हैं, क्लाइंट का IP क्या है। क्लाइंट का IP है 10.10। मैं अपने उस सर्वर को दे देता हूँ 10.2, ठीक है। इसको मैंने IP दे दिया 10.2 और DNS 192.168 10.1। ओके ओके, क्लोज क्लोज, ओके ओके। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डाला, ओके। वेलकम टू द syscom.com। अच्छा जी सर, आधा घंटा। अच्छा देखिए, अब मैंने इस एक सर्वर को डोमेन ज्वाइन करवाई है, एक सर्वर को डोमेन ज्वाइन करवाई है। आप क्लाइंट को भी डोमेन ज्वाइन करवाते हैं, आप सर्वर को भी डोमेन ज्वाइन करवा सकते हैं। तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप डोमेन ज्वाइन करवाते हैं तो वो डोमेन के अंदर एज अ क्लाइंट कंसीडर किया जाता है कि ये हमारा क्लाइंट कंप्यूटर है, ठीक है। जो जब आप सर्वर को डोमेन ज्वाइन करवाते हैं ना, तो सर्वर को डोमेन ज्वाइन करवाते हैं जब आप, तो आप उस सर्वर को कहेंगे ये हमारा मेंबर सर्वर है। जब सर्वर को डोमेन ज्वाइन करवाएंगे ना, तो उस सर्वर को हम कहेंगे कि ये हमारा मेंबर सर्वर है। अब मेंबर सर्वर कौन सा होता है, डोमेन के अंदर आने वाला हर सर्वर मेंबर सर्वर होता है, सिवाय डोमेन कंट्रोलर्स के। सिवाय डोमेन कंट्रोलर्स के डोमेन के अंदर आने वाला हर सर्वर मेंबर सर्वर होता है। मसलन मैं वेब सर्वर लेके आऊँगा, मैं उसे डोमेन ज्वाइन करवाऊँगा, तो वो एज अ मेंबर सर्वर काम कर रहा होगा। मैं अगर DHCP सर्वर लाता हूँ तो वो एज अ मेंबर सर्वर काम कर रहा होगा। क्लियर होती है बात? मेंबर सर्वर क्लियर हुआ? मेंबर सर्वर कौन सा होता है? जो डोमेन कंट्रोलर है, चाहे वो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हो, वो मेंबर सर्वर नहीं है। यानी कि जिसके ऊपर आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर दी, वो आपका मेंबर सर्वर नहीं होगा, वो डोमेन कंट्रोलर कहलाएगा। उसके अलावा जितने भी सर्वर्स आपके डोमेन में आएंगे वो सारे मेंबर सर्वर होंगे। RAS वो आपका मेंबर सर्वर होगा, TMG आपका मेंबर सर्वर होगा, वेब सर्वर आपका मेंबर सर्वर होगा। अगर DNS अलग इंस्टॉल करते हैं आपका मेंबर सर्वर होगा, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे हमने इसे फाइल सर्वर बनाना है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मेंबर सर्वर कहलाएगा।
एक और फर्क होता है, जो सर्वर आपका डोमेन कंट्रोलर बन जाता है ना, उसके लोकल यूजर नहीं होते। जो सर्वर डोमेन कंट्रोलर बन जाता है उसके लोकल यूजर नहीं होते। मसलन ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है ना, मैं अगर इसके टूल्स में आता हूं और यहां पे कंप्यूटर मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूं, देखें यहां पे लोकल यूजर एंड ग्रुप्स का फोल्डर नहीं आपको मिल रहा। लेकिन अगर आप इस सर्वर पे आते हैं, ये डोमेन कंट्रोलर तो नहीं है ना, लेकिन मेंबर सर्वर है, डोमेन कंट्रोलर नहीं है ये। मैं टूल्स में आता हूं, मैं क्लिक करता हूं कंप्यूटर मैनेजमेंट पे, तो यहां पे मुझे लोकल यूजर एंड ग्रुप्स मिल रहे हैं। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर के ऊपर लोकल यूजर नहीं होता, ये बात याद रखनी है आपने, मेंबर सर्वर के ऊपर होता है। मैं इसकी ड्राइव में आता हूं और इसकी ड्राइव में आके ना एक फोल्डर बना देता हूं। यहां पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूं और इस फोल्डर को मैं नाम दे देता हूं data2। ठीक है, और इस फोल्डर को शेयर कर देता हूं, प्रॉपर्टीज, शेयरिंग, शेयर, फॉर टाइम बीइंग एवरीवन, शेयर, डन, क्लोज। ठीक है, इसी तरह से इस सर्वर को भी हमने DFS का पार्ट बनाना है, तो मैं इसकी भी ड्राइव में आता हूं और इसकी ड्राइव के अंदर भी एक फोल्डर क्रिएट करता हूं, उसका मैं नाम रख देता हूं data1। data1 का पहले पढ़ा तो नहीं हुआ फोल्डर? हाँ, देख लेते हैं। data1 का ऑलरेडी फोल्डर शेयर है। इसको मैं कह देता हूं DFS1। ठीक है, एक हमारे पास फोल्डर है data2 और एक हमारे पास फोल्डर है DFS1। क्लियर? तो इस सर्वर के ऊपर हमने DFS इंस्टॉल किया। मैं टूल्स में आता हूं और यहां पे मेरे पास है DFS मैनेजमेंट। मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये मेरे पास DFS की कंसोल ओपन होगी। मैं DFS नेम स्पेस पे क्लिक करता हूं, ये मुझे कह रहा है देयर आर नो आइटम टू शो इन दिस व्यू। मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं, न्यू नेम स्पेस, न्यू नेम स्पेस। यह कह रहा है एंटर द नेम ऑफ द सर्वर दैट विल होस्ट द नेम स्पेस, द सर्वर यू स्पेसिफाई विल बी नोन एज नेम स्पेस सर्वर। कि उस सर्वर का नाम बताएं मुझे जिस सर्वर ने नेम स्पेस को होस्ट करना है। मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूं, एडवांस में आता हूं, फाइंड नाउ पे क्लिक करता हूं और यहां पे कौन सा सर्वर है? sys1। sys1 के ऊपर ही हमने DFS इंस्टॉल किया ना। ओके ओके, नेक्स्ट। कह रहा है एंटर द नेम फॉर द नेम स्पेस, दिस विल अपीयर आफ्टर द सर्वर आर डोमेन नेम इन द नेम स्पेस पाथ सच एज $\domain \name स्पेस नेम। तो हम क्या नाम देना चाह रहे हैं जी? मैं लेट्स सपोज इसे नाम दे देता हूं NS, नाम दे देता हूं NS और मैं इसको नेक्स्ट करता हूं। ये कह रहा है कि कौन सी है आपकी, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर है या स्टैंड अलोन कन्फिगर कर रहे हैं? हम एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट में कन्फिगर कर रहे हैं। मैं इसको नेक्स्ट करता हूं और क्रिएट। ले जी, मैंने नेम स्पेस क्रिएट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं, मैं कहता हूं न्यू फोल्डर, नेम स्पेस के अंदर न्यू फोल्डर। नेम क्या देना है जी इसका? लेट्स सपोज मैं नाम दे देता हूं, मैं कहता हूं जी जेनेरिक। तो ये शो कैसे होगा? $syscom.com/ns, नीचे फोल्डर टारगेट्स। मैं ऐड पे क्लिक करता हूं, ब्राउज पे क्लिक करता हूं, ये मेरा sys1 है। sys1 के ऊपर जितने भी शेड फोल्डर हैं वो सारे मेरे सामने आ गए। मैंने यहां से कौन सा इसकी तरफ रीडायरेक्ट करना है? sys1 के ऊपर NS। हमने क्या नाम रखा था अपने फोल्डर का? DFS1, लेकिन इसको शेयर नहीं किया शायद।
शेयर नहीं है, इसलिए वहाँ शो नहीं हो रहा। इसको शेयर कर लें पहले। ये आ गया DFS1। ओके, दूसरा और फोल्डर कौन सा ऐड करना है जी? दूसरा हमने फोल्डर ऐड करना है sys2 के ऊपर पड़ा हुआ है ना। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ना sys2, तो sys2 के शेड फोल्डर आ जाए। डाटा, ओके ओके ओके। ठीक है जी, हमने किया क्या? हमने नेम स्पेस क्रिएट किया और उस नेम स्पेस के अंदर हमने दोनों सर्वर्स पे पड़े हुए अलग-अलग फोल्डर्स को रीडायरेक्ट करवा दिया। अब अगर आप यहाँ पे आके ये यहाँ पे एक डोमेन का यूज़र लॉगिन है, डोमेन का यूज़र क्या करेगा? यहाँ पे आके लिखेगा /syscom.com/ns और एंटर करता है। ये वो जेनेरिक का फोल्डर, इस पर डबल क्लिक करता है। जेनेरिक के फोल्डर के ऊपर उसने डबल क्लिक किया तो उसको वो फोल्डर मिल रहा है। क्लियर होती है बात? तो इस तरह से आप नेम स्पेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। DFS मैनेजमेंट इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? DFS मैनेजमेंट। लेकिन वहां पे एक मसला आ रहा है। वो मसला क्या आ रहा है? वहां पे हमें जेनेरिक के अंदर हमने 2 फोल्डर लगाए हैं, हमें दोनों फोल्डर नहीं शो हो रहे। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं कहता हूँ फोल्डर का नाम है लेट्स सपोज generic2 और generic2 के अंदर ऐड करना है फोल्डर टारगेट है sys2 अभी आके ज़रा चेक करें। generic1 और generic2। generic2 1 के अंदर क्या होगा आपका? जो आपने sys1 के ऊपर फोल्डर बना के रखा हुआ है, और generic2 के अंदर क्या होगा? जो आपने sys2 के ऊपर फोल्डर बनाया। मसलन मैं यहाँ पे generic1 पे आता हूँ, यहाँ पे मैं generic2 पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी टेस्ट DFS2 इसका मैं नाम रख देता हूँ। ठीक है, मैंने इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर। यह फोल्डर एक्चुअली कहाँ क्रिएट किया गया है? हमारे sys2 के अंदर, data2 के अंदर। समझ आ रही है बात? लेकिन अगर वही क्लाइंट देखें ज़रा, क्लाइंट दोबारा एक्सेस करता है इसको, ये जेनेरिक पे आ जाता है। इसके 2 तरीके हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ना जेनेरिक, आप ये शायद आपके लिए थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो गया, मैं इसको आसान करता हूँ। मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा आसान करता हूँ। मैं आता हूँ DFS मैनेजमेंट के अंदर, मैं इस नेम स्पेस को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, नया नेम स्पेस क्रिएट करते हैं। ब्राउज पे क्लिक करें। कौन होस्ट करवा रहा है जी? sys1 होस्ट करवा रहा है। एंटर द नेम स्पेस, उस सर्वर का नाम लिखें जो DFS को होस्ट कर रहा है। मैं नेक्स्ट करता हूं। उसके बाद जी एंटर द नेम स्पेस, जो आपकी डोमेन के नेम के बाद, जैसे हमने पहले NS रखा था, मैं इसका नाम रख देता हूं NS और मैं नेक्स्ट करता हूं। डोमेन बेस है जी, बिल्कुल डोमेन बेस है, और मैं इसको क्रिएट कर देता हूं। ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब मैं यहां पे राइट क्लिक करता हूं, मैं कहता हूं जी न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम क्या है? फोल्डर का नाम क्या है? मैं पहले फोल्डर टारगेट ऐड कर लेता हूं। मैं कहता हूं ब्राउज, मेरे sys1 के ऊपर जो DFS1 का फोल्डर पड़ा हुआ है इसको ओके कर दो। ये मेरा फोल्डर टारगेट है। ठीक है, मैं यहां पे नाम भी DFS1 रख देता हूं। अगर नाम तो ये वाला शो होना है ना DFS के अंदर, तो जो मेरे फोल्डर का नाम है वो वही अगर यहां पे नाम रख दूं, मैं ओके करता हूं, अब मुझे वहां पे वो जेनेरिक नहीं शो होगा, मुझे वहां पे DFS1 शो होगा। ठीक है, इसी तरह मैं दोबारा राइट क्लिक करता हूं, न्यू फोल्डर,
फोल्डर टारगेट कौन सा है जी, sys2 के ऊपर कौन सा पड़ा हुआ है, डाटा 2 पड़ा हुआ है। मैं डाटा 2 को ओके करता हूं, ओके, और इसका नाम भी डाटा 2 रख देता हूं और ओके कर देता हूं। क्लियर। अब जब क्लाइंट यहां से एक्सेस करेगा ना डाटा 2 और DFS1, ठीक है, DFS1 के अंदर अगर वो कोई फोल्डर क्रिएट करता है या कोई फाइल क्रिएट करता है DFS1 के अंदर, तो ये कहां रखी जाएगी, एक्चुअली कहां जाएगी ये फाइल, sys1 के DFS1 फोल्डर के ऊपर। आके देख लें, ये फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की वहीं पड़ी होगी। ये है हमारा sys1 और sys1 के ऊपर हमने यहां पे एक DFS1 का फोल्डर बनाया हुआ है, ये फाइल पड़ी हुई है। क्लियर होती है बात। यानी कि दो डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर पड़े हुए शेयर्ड फोल्डर्स को यूजर यकलख्त एक्सेस कर रहा है। अब इसी तरह जितने भी और सर्वर्स होंगे न्यू फोल्डर करके आप ऐड करवाते जाएंगे। यूजर सिर्फ $syscom.com/ नेम स्पेस नेम देगा और जितने भी फोल्डर आपने पीछे रीडायरेक्ट करवाए होंगे वो यूजर को सारे के सारे शो हो जाएंगे। क्लियर होती है बात। अब कंफ्यूजन तो नहीं है कोई, क्यों जी, क्लियर है ये। आगे चलें। OU क्रिएट किया था हमने, OU नहीं क्रिएट किया अभी। देखिए मैं यहां पे टूल्स में आता हूं और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में आता हूं। यहां पे देखें मुझे सारे यूजर्स ये शो हो रहे हैं। अब जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते जाएंगे तो सारे यूजर्स यहीं पे आएंगे ना। कोई किसी डिपार्टमेंट का होगा, कोई किसी डिपार्टमेंट का होगा, किसी का ताल्लुक किसी डिपार्टमेंट के साथ होगा, किसी का ताल्लुक किसी डिपार्टमेंट के साथ होगा, तो वो सारे यूजर्स यहां पे ही आपको शो होंगे। OU बेसिकली है क्या, OU मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यू में OU का जरूर पूछा जाता है। OU स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि आप अपनी एक्टिव डायरेक्टरी को, अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स को आगे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स को यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की क्या चल रही है। मसलन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंटल वाइज हायरार्की चल रही है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेजिग्नेशनल हायरार्की चल रही है कि जी मैनेजर्स जो हैं, अगर सारे डेजिग्नेशनल हायरार्की चल रही है तो आप एक OU बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे मैनेजर्स। जितने भी मैनेजर होंगे सबको उस OU में डाल दोगे, ठीक है। अगर डिपार्टमेंटल हायरार्की चल रही है तो आप एक OU बनाएंगे मार्केटिंग, जितने भी मार्केटिंग वाले लोग होंगे उन सबको उस OU में रख दोगे, तो ईज ऑफ मैनेजमेंट हो जाएगी, मैनेजमेंट आसान हो जाएगी ना आपकी। आपने अगर मार्केटिंग के किसी यूजर की प्रॉपर्टीज को देखना है तो आप सीधा मार्केटिंग के OU में जाओगे और वहां पे वो वाला यूजर अवेलेबल होगा। क्लियर होती है बात। तो OU बनता कैसे है, यहां पे अपने डोमेन के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू में आएंगे और ये लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ठीक है। यहां से बना लें या यहां पे ऊपर ये एक फोल्डर का निशान बना हुआ है, एक फोल्डर है उसके ऊपर एक छोटी सी बुक बनी हुई है, ये शो करता है आपके OU को। मैं इस पे क्लिक करता हूं, न्यू ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। मैं कहता हूं जी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या है, मार्केटिंग। हम डिपार्टमेंटल हायरार्की के तहत चलते हैं, ठीक है। मैं इसको ओके कर देता हूं, ये मेरे पास एक OU बन गया, ठीक है। इस OU के अंदर कुछ भी नहीं है। इस OU के अंदर मैं यूजर भी क्रिएट कर सकता हूं, न्यू, कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट, ग्रुप, यूजर भी डाल सकता हूं इस OU के अंदर, कंप्यूटर्स भी डाल सकता हूं और ग्रुप भी डाल सकता हूं, और OU के अंदर मैं OU को भी डाल सकता हूं। बेसिकली OU की डेफिनेशन क्या है, OU इज अ लॉजिकल कंटेनर OU is a logical container having domain objects. OU is a logical container having domain objects. देखिए यूजर, ग्रुप्स, कंप्यूटर्स, OU ये सब क्या है, डोमेन के ऑब्जेक्ट ही है ना। तो आप इन सारे ऑब्जेक्ट को OU के अंदर डाल सकते हैं। OU खुद भी चूंकि डोमेन का एक ऑब्जेक्ट है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप OU के अंदर OU भी डाल सकते हैं। क्लियर।
अब मैं यहाँ पे एक और OU क्रिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी ETC, और इस OU को क्रिएट करते हुए मैं इस ऑप्शन को अनचेक कर देता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये एक्चुअली OU के अंदर OU बन गया, ठीक है। गलती हो गई है, OU के अंदर OU नहीं बनाना था, अलहदा बनाना था, गलती हो गई है ना। तो मैं अगर यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और डिलीट करता हूँ, ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नेम ETC, मैं कहता हूँ यस, ये इसने डिलीट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मार्केटिंग के OU पे राइट क्लिक करता हूँ और डिलीट करता हूँ और मैं कहता हूँ यस, ये कहता है आपको परमिशन ही नहीं है। रीजन क्या है? वही ऑप्शन जो मैंने अनचेक कर दी थी, वो ऑप्शन है क्या, उस ऑप्शन को देखें। मैं दोबारा से यहाँ पे एक OU क्रिएट करता हूँ। अब मैं सही वाला OU एक क्रिएट करता हूँ, मैं उसका नाम रख देता हूँ सेल्स, और ये ऑप्शन है प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, इसको मैं चेक रहने देता हूँ और मैं बना देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करता हूँ, डिलीट, यस, नहीं होगा डिलीट। अनचेक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। देखें वो क्या कह रहा है, प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, कि एक्सीडेंटली डिलीट ना हो सके। क्यों? देखें OU के अंदर आपके ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे, OU के अंदर आपके ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे, और अगर OU डिलीट हो जाता है तो सारे ऑब्जेक्ट्स भी साथ डिलीट हो जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर ये एक छोटी सी प्रोटेक्शन रखी गई है। लेकिन इन एनी केस अगर आपको ये सेल्स वाला OU डिलीट करना पड़ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले यहाँ पे व्यू में आएंगे और एडवांस फीचर्स एनेबल करेंगे, जो कि ऑलरेडी एनेबल है। आप जब इसको एक्टिव डायरेक्टरी को एक्सेस करेंगे ना, तो ये इस तरह से आपको शो हो रही होगी। आप सबसे पहले यहाँ व्यू में आएंगे और एडवांस फीचर्स एनेबल करेंगे, और उसके बाद लेट्स सपोज आपने ये सेल्स का OU डिलीट करना है ना, सेल्स के OU पे राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाए। यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑब्जेक्ट का कंटेनर, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का कंटेनर कब आएगा? जब आपने एडवांस फीचर्स एनेबल किए हों। एडवांस फीचर्स एनेबल किए बगैर नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट कंटेनर पे क्लिक करें, ये लिखा हुआ है प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, इसे अनचेक कर दें, अप्लाई करें और ओके कर दें। अब अगर आप सेल्स के OU को डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। क्लियर? अगली चीज, मैं सेल्स का OU दोबारा क्रिएट करता हूं। ये मैंने दोबारा क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यूजर्स क्रिएट कर सकता हूं। यूजर, लेट्स सपोज S1, नेक्स्ट, फिनिश, ठीक है। ये इस OU के अंदर क्रिएट हुआ है। बाकी आपके यूजर जो है, मुझे ये जरा एडवांस फीचर वापस डिसेबल करने दें। अगर मैं यूजर्स में आता हूं, मेरे बाकी यूजर यहाँ पे पड़े हुए हैं। मैं अगर चाहता हूं कि मैं इनमें से किसी यूजर को सेल्स के OU में या मार्केटिंग के OU में डालना चाह रहा हूं, यहां से एक यूजर को कान से पकड़ो और सेल्स के OU में, यस, आप देखें U8 इधर आ गया हुआ है। क्लियर होती है बात? यहां से अगर आप डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो जब सेल्स के जितने भी यूजर्स होंगे वो सेल के OU में पड़े होंगे, मार्केटिंग के जितने भी यूजर्स होंगे वो मार्केटिंग में पड़े होंगे, आपको ईज ऑफ मैनेजमेंट मिल जाएगी, आपको ईज ऑफ मैनेजमेंट मिल जाएगी। क्लियर होती है बात यहां तक? OU का ईज ऑफ मैनेजमेंट वाला मकसद समझ आया। OU का दूसरा मकसद होता है डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल। OU का मकसद क्या है? एक है ईज ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा है DOC, डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल। डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल से क्या मुराद है? लेट्स सपोज आप किसी OU का कंट्रोल किसी यूजर को देना चाह रहे हैं। मसला हमारे सेल्स के यूजर्स हैं, उनमें इस तरह से है कि सेल्स वाले डेली आते हैं, कोई आता है, कोई रिजाइन करके जा रहा है, डेली बेसिस पे नई हायरिंग हो रही है, नई फायरिंग हो रही है। तो आप क्या करते हैं? आप सेल्स के OU का कंट्रोल किसी मैनेजर को या अपने जूनियर एडमिन को दे देते हैं। उसे कहते हैं कि यार तुम खुद ही इसे देखते रहना, ये इन्होंने काम पकड़ा हुआ है, रोज ही ऐसे ही करते हैं। तो आप उस OU का कंट्रोल डेलीगेट कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे सेल्स के OU पे राइट क्लिक करता हूँ, ये पहले नंबर पे लिखा हुआ है डेलीगेट कंट्रोल। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक विजिट ओपन हो गया। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे कह रहा है सिलेक्टेड यूजर एंड ग्रुप्स
वो यूजर बताओ जिसको आप कंट्रोल डेलीगेट करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं मैं U1 को कंट्रोल डेलीगेट करना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं इसको ओके कर देता हूं। नेक्स्ट, क्या कंट्रोल डेलीगेट करना है, या आपके पास मल्टीपल टाइप के कंट्रोल है। मैं कहता हूं कि सिर्फ ये कंट्रोल देना है कि वो यूजर क्रिएट कर ले, डिलीट कर ले, उनको मैनेज कर ले, और मैं नेक्स्ट कर देता हूं और फिनिश। मैंने सेल्स के OU का कंट्रोल किसको डेलीगेट कर दिया, U1 को। अब अगर मैं यहां पे U1 से साइन इन करता हूं, मैं यहां पे लॉग इन करता हूं किससे, U1 से, तो U1 कहां पे लॉग इन कर रहा है, डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। U1 डोमेन कंट्रोलर के ऊपर लॉग इन कर रहा है। जब एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन करता है तो सर्वर मैनेजर फौरन एग्जीक्यूट कर जाता है। अब एक नॉर्मल यूजर ने लॉग इन किया हुआ है तो सर्वर मैनेजर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ये क्लिक करेगा इससे क्रीडेंशियल मांगे जाएंगे। ये क्रीडेंशियल किसके देगा, अपने, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेटर के देगा फिर तो प्रिविलेज मिल जाएगी। उसके बाद ये टूल्स पे क्लिक करता है, ये आता है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में। यहां पे देखें लाल बत्ती दिखाई जा रही है उसे। सिस्कॉम डोमेन को एक्सपेंड करता है, यूजर्स में आता है। लेट्स सपोज ये यहां पे एक यूजर क्रिएट करना चाह रहा है जी, न्यू यूजर U0, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। विंडो कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट U2 बिकॉज एक्सेस इज डिनाइड। ये यहां पे यूजर नहीं क्रिएट कर सकता, ना ही किसी दूसरे OU में क्रिएट कर सकता है। मसलन यहाँ पे अगर ये कहता है जी कि मैंने एक यूज़र क्रिएट करना है मार्केटिंग के OU में, M1 यहाँ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये आता है सेल्स के OU के अंदर और यहाँ पे ये एक यूज़र क्रिएट करना चाह रहा है, कहता है जी यूज़र S2 यहाँ पे होगा, क्लियर, क्योंकि हमने इसको कंट्रोल डेलीगेट कर दिया हुआ है सेल्स के OU का। इसलिए ये इस सेल्स के OU के अंदर जितना कंट्रोल डेलीगेट किया हुआ है काम भी उतना ही कर सकता है। क्लियर होती है बात। तो OU का दूसरा मकसद डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल। OU का बेसिकली तीसरा मकसद होता है ग्रुप पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन। मैं इसको साइन आउट करता हूं। GPOs इम्प्लीमेंटेशन। अब ये GPO इम्प्लीमेंटेशन जो है इसको हम आगे जाके देखें, ठीक है। OU और ग्रुप में कोई फर्क नजर आता है आपको? देखिए OU और ग्रुप में बहुत बड़ा फर्क है, बल्कि बहुत बड़े बड़े फर्क हैं। ग्रुप जो है, ग्रुप का मकसद होता है आपकी परमिशंस के साथ। ग्रुप का ताल्लुक होता है किसके साथ, परमिशंस के साथ, सिक्योरिटी लेवल परमिशंस के साथ। आप ग्रुप के साथ कोई फोल्डर शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप OU के साथ फोल्डर शेयर नहीं कर सकते। OU का जो मेजर मकसद है वो है GPO इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो OU हमेशा ग्रुप पॉलिसी जो है वो OU पे इम्प्लीमेंट होती है, आपके ग्रुप पे इम्प्लीमेंट नहीं होती, ठीक है। ग्रुप शेयरिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, परमिशंस के लिए यूज़ होते हैं, और आपके जो OUs आएंगे डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ईज ऑफ मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं, और ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज़ होता है। क्लियर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।